अगर MIM बंगाल में अगर चुनाव लड़ती है तो देखा जाता है कि जिस तरीके से अगर हम बिहार के चुनाव को देखते हैं तो उस हिसाब से तो फ़ायदा मिलना चाहिए। नहीं, TMC के ऊपर ममता जी ने तो पूरी तरीके से कोशिश कर ही रहे हैं, ममता तो पीछे हट नहीं रहे, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से BJP का पहले 1 सीट था, अब 18 हो गया। अमित शाह भी वहाँ पर दौरे पे गए हैं अभी, उसके साथ साथ JP नड्डा भी वहाँ पर है, अभी JP नड्डा भी होके आए हैं। एक तो ममता जी का जो इस बार चुनाव लड़ने का जो तरीका होगा वो भी देखने वाला तरीका होगा, क्योंकि पहले तो BJP से उनका आमना सामना है, फिर उसके बाद MIM भी वहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस और अलग अलग पार्टी भी अगर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो हमें ये देखना है कि ममता किस तरीके से सबका सामना करे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाले हैं। देखिए, वो तो खुला चैलेंज से ही कह रहे थे कि रोकने की तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन रोक नहीं पाया। और अभी की अगर देखा जाए तो अभी भी कोशिश करें, जैसे अभी हमने लास्ट मैं आपसे जब बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि खुला चैलेंज उन्होंने ये कहा, अगर जो राष्ट्रीय गीत है उसको चेंज करके दिखाओ, खुला चैलेंज भी कहा। तो ममता जी का देखना यह है कि रोक पाएगा कि नहीं, क्योंकि BJP भी पूरी ताकत के साथ वहाँ पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो मंत्री है उन्होंने भी, केंद्रीय मंत्री जो है साथ, वो भी बंगाल के चुनाव में पहुँच चुके हैं। तो BJP ने पूरा ताकत लगा चुके हैं ऑलरेडी कि वहाँ पर चुनाव उनको जीतना है। तो देखना यह है कि रोक पाएंगे या नहीं, कौन सा दाव खेलेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, मैं कोई पार्टी विशेष तो नहीं हूँ कि MIM की कौन सा मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं इसमें नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर जनता की भलाई के लिए लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जनता उन्हीं को चुनना चाहिए। कौन सी पार्टी क्या मुद्दा लेके जाएगा, खैर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगी, जो जनता की भलाई हो वही मुद्दा सबसे बेटर है। नहीं, कहीं ना कहीं विफल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से हमने देखा था, तो विफल तो नज़र आ रहे हैं। और BJP जिस तरीके से मैदान में आए हैं, तो इससे लगता है कि जो वोट की राजनीति है, जो ध्रुवीकरण, वो ज़रूर होगा। और मुश्किल है कि इस बार कौन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार मुश्किल, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो चलती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुसलमान या हिंदू, मैं हमेशा से मैं एक ही बात मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किसी हिंदू मुसलमानों में इसमें बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं व्यक्तिगत राय में बता रही हूँ आपको कि हिंदू मुसलमानों को हम अलग बांट के देखें, क्योंकि हर एक देश के नागरिक का पूरा अधिकार है वो उनके लिए क्या अच्छा है उसको चुनाव करना, ठीक है। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं वो करती कि नहीं हिंदू वोटर ही होना चाहिए, मुसलमान वोटर होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म की राजनीति होता है तो धर्म की राजनीति थोड़ी सी टाइम के लिए तो प्रॉफिट देते हैं राजनीतिक पार्टी को, या राजनीतिक पार्टी को प्रॉफिट देते हैं, लेकिन उसकी वजह से जनता परेशान जरूर होते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, धर्म की राजनीति जनता के लिए परेशानी का कारण जरूर बनते हैं, क्योंकि जो जनता का मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं और जो धर्म की राजनीति वो आगे चले जाते हैं। तो धर्म की राजनीति में मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि धर्म की राजनीति से हमारे देश में विकास नहीं हो सकते। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिंदू मुसलमानों का अगर वोट मांगा जाता है तो जनता का ये फ़र्ज़ बनते हैं कि हिंदू मुसलमानों में वोट ना दे, क्योंकि हिंदू मुसलमान जहाँ पर हिंदू मुसलमान होता है तो आप वहाँ पर समझ लीजिए कि आपका जो मुद्दा है कहीं ना कहीं चुप चुके हैं, क्योंकि जो जनता का मेन मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, बेरोजगारी में बात होना चाहिए, ये सब जनता का मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे को पीछे छोड़ के अगर धर्म की राजनीति के धर्मों के ऊपर, जैसे हिंदू मुसलमानों के ऊपर अगर वोट मांग रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि वोट लेते टाइम तो उनको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वोट लेने के बाद उस एरिया में अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। ये आप सही बोल रहे हैं कि वोट लेते टाइम ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि नहीं हमारे लिए तो सब कुछ बराबर है, लेकिन वोट लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू का एरिया हो चाहे मुसलमान की एरिया हो, पूरी दोनों एरिया में बराबरी देखना चाहिए। कि कहीं ना कहीं हमें लगता है, मुझे लगता है कि जो मुसलमान हैं उनको मुसलमानों ने भी कभी कोशिश नहीं की कि अभी आप किसी मुसलमानों से
आप जाके अगर पूछेंगे कि उनकी हिस्ट्री, जैसे देश की आज़ादी में कितने लोगों ने योगदान दिया है, कैसा कैसा मुसलमानों ने योगदान दिया, वो नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं मुसलमान पीछे रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको पीछे किया जाता है। हाँ, ये ऐसा है, लेकिन आप अगर आज़ादी की बात से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हो रहा है, पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अच्छा, मतलब मुसलमानों को पीछे करने में कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार में है। अच्छा, किस चीज़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? मुसलमानों को पीछे रखने के लिए, क्योंकि अगर हम देश की आज़ादी की अगर बात करें, आज़ाद वक्त में अगर हम देखते जैसे जिन्ना थे, जिन्ना ने पाकिस्तान को ले लिया, लेकिन जो जिन्ना को नेता मानते थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू को नेता मानते थे वो लोग देश में, हमारे हिंदुस्तान में रह गए। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन माना और इसी देश में रहने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो जिन्ना ने करा, उसी लिए कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान पीछे रहे हैं। उस नज़र से आज की डेट पे भी लोगों को मुसलमानों को उस नज़र से देखते हैं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं उतर रहे, क्योंकि बीजेपी को अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह पे क्यों जीत रहे हैं। ठीक है, ईवीएम की क्या है क्या नहीं उसमें मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये लोग काफ़ी टाइम से ज़मीन पे काम करना शुरू कर देते, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटने का मेन वजह ये भी है कि वो ज़मीनी स्तर पे जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ। देखिए, क्यों नहीं करते, ये जो भी ममता बनर्जी की पार्टी है या जिस तरीके से बताया आपने अखिलेश यादव की पार्टी है, जैसे यादव लोगों ने मिलकर अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी बनाए, उस तरीके से शायद उनका आइडियोलॉजी नहीं मिलते होंगे, शायद आइडियोलॉजी नहीं मिलते। असदुद्दीन ओवैसी तो संवैधानिक बात करता है, तो कहते हैं हम संविधान का रक्षा करते हैं। संविधान की बातें करते हैं, उस बात के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, संविधान की बातें करते हैं और तथ्य के साथ बात करते हैं, लेकिन एमआईएम की जो पार्टी का मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, लेकिन उनकी एक बात आप मुझे बताइए कि अभी फ़िलहाल उन्होंने एक बयान जो दिया है, ममता बनर्जी ने जब बोला कि बीजेपी से पैसा लेके वो वोट काटते हैं, ठीक है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तब बोला कि मैं मीर जाफ़र नहीं हूँ। मीर जाफ़र और मीर साबिक नहीं है। मीर जाफ़र के मीर जाफ़र और मीर साबिक नहीं हूँ, ठीक है, मैं पक्का मुसलमान हूँ, ठीक है। अगर मुसलमान शब्द नहीं भी बोलते तो मुझे लगता है कि चलता, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक नेता है, तो नेता का भाषा बोलना चाहिए। जब भी नेता ने हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें उनकी मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की एक उनका इरादा होता है कि मुसलमान, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। अगर ये बात नहीं भी बोलते तब भी चलता, क्योंकि वो नेता है, अपनी पार्टी के बारे में बात करते और एक सच्चा नेता है, वो नेता के बारे में बात करते कि मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ, मैं अच्छा एक नेता हूँ। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में परजामा नहीं कामयाब होंगे? जिस तरीके से अगर हम बिहार के चुनाव देखते हैं तो उस हिसाब से तो यूपी में पैर जमा सकते हैं, वो तो वक्त बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू।